सुप्रभात बच्चों। कल हमने स्टेज के अंदर अध्याय फर्स्ट के अंदर दो बैलों की कथा के अंदर रचना और अभिव्यक्ति तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम भाषा अध्ययन के अंदर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। और दूसरे वाक्य में फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो बच्चों आप अंडरलाइन किए शब्द को देख रहे हो कि किस प्रकार के शब्द हैं। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी जोर दे के बोला जाता है बच्चों, उनको निपात शब्द कहते हैं। यानी जो उस वाक्य के अंदर एक मुख्य उद्देश्य को प्रकट करते हैं, एक मुख्य अर्थ को प्रकट करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर ही शब्द है, उन दोनों को एक निपात शब्द के रूप में कार्य कर रहा है। यानी किसी बात पर जोर देने का कार्य कर रहा है कि उस बात को वो निश्चित रूप से उद्देश्य से या सार्थक अर्थ रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको निपात शब्द कहेंगे। जहाँ कहीं भी ऐसा शब्द है, अगर सीधा शब्द अगर ये ही नहीं होता तो ऐसा बस इतना काफ़ी है, यानी एक सिंपल बात हो जाती है। लेकिन जब कह दिया बस इतना ही काफ़ी है, तो यहाँ पर ही उसको पूरे जोर के साथ में कहा जा रहा है। उस जो कार्य है उसको अत्यधिक के अर्थ के रूप में कहा जा रहा है। तो इसलिए इसे यहाँ पर जो ही और भी शब्द है, दोनों निपात कहलाएंगे। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करें, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से आप बच्चों इस तरह से 5 वाक्य छांटकर आप लिखेंगे। तो 5 केवल भाषा अध्ययन लिखते हुए फिर आप जहाँ पर भी बच्चों अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन करेंगे, या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको आप ब्लैक और ब्लू पेन से इस्तेमाल करेंगे। तो भाषा अध्ययन ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर उसके बाद जो वाक्य बन रहा है उसको नीले पेन से, और जो ही शब्द है या तो उसको अंडरलाइन आप कर रहे हो तो ब्लैक पेन से कीजिए, और अगर आप उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे तो फिर ब्लैक पेन से लिखिए। यानी दोनों तरीके से, यानी जैसे बस इतना ही काफ़ी, अगर ब्लू पेन से लिख दिया तो ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और आपको लगता है कि मैं बस इतना ही मतलब ही शब्द है उसको मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहता या नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्लैक पेन से लिखिए। और काफ़ी है तो यहाँ पर इस तरह से आप ही को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। यानी ही को चाहे अंडरलाइन ब्लैक पेन से करो तो आप ही को नीले शब्द से लिख दो, और अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे तो ब्लैक पेन से लिखो। ये ध्यान रखेंगे आप। और इस तरह से आप इनमें से 5 वाक्य छांटेंगे। इस तरह के 5 वाक्य आपको लिखने हैं। 5 वाक्य लिखिए, नोटबुक के अंदर लिखेंगे बच्चों। आपको ये कार्य किया हुआ होना मिलना चाहिए, इस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पेज नंबर 21 पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो यहाँ हम इस पर रचना के आधार पर लिख रहे हैं बच्चों। तो आप जानते हो कि वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों से बने हुए वाक्य को, है ना, वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों से या सार्थक शब्दों से बने मेल को वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य की बात की जाए तो वाक्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य या कह सकते हैं सरल वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य, इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और एक होता है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से जो रचना के आधार पर अगर वाक्यों की बात की जाए ये 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों तो हमारे सिलेबस में रचना के आधार पर तो वाक्य है नहीं, अर्थ के आधार पर वाक्य रहेगा। तो हम आगे इसको ग्रामर के अंदर करेंगे। तो हम यहाँ तक इसको जो वाक्य दिए हुए हैं इन्हीं के आधार पर हम इनको समझेंगे। जो बच्चों मान एक प्रधान उपवाक्य होता है, तो उस वाक्य के आधार पर मान लो जो एक वाक्य होता है उस पर ही आगे वाला जो वाक्य जुड़कर उसके ऊपर आश्रित होता है, या उसके आधार पर ही उसमें अनेक क्रिया या विशेषण होता है, क्रियाएं होती है या विशेषण होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी इसका जो पहला जो मान लो एक ऐसा वाक्य होगा जो अर्थ प्रदान रखता हो या उसके आधार पर वो अन्य कार्य करते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण रूप में ले रहे हैं, या शब्द दे रखा, ये आपको वाक्य दे रखा है कि दीवार का गिरना था। तो एक वाक्य बन रहा है बच्चों, दीवार का गिरना था। तो एक वाक्य बन गया कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर
चेत उठे, तो यहाँ पर की तो यानी कि कनेक्टिंग वर्ड है, और की जब आ रहा है तो स्पष्ट है कि पहले अगर कोई ऐसा वाक्य बना या क्रिया हुई जिसके आधार पर उसके आगे अनेक क्रियाएं कार्य कर रही है, विशेषता उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या अकेला हो गए, उस पर आश्रित हो गए। इन दीवार का गिरना, यानी दीवार गिरी तभी तो सभी जानवर खड़े हुए ना, अधमरे जो जानवर थे वो खड़े हुए और उनमें चेतना आई। अगर दीवार नहीं गिरती तो कुछ था ही नहीं। यानी कि एक पहले कार्य होने के बाद में जब अचानक उस क्रिया के होने पर या कार्य होने पर उसके बाद में अनेक क्रियाएं या विशेषता पैदा होती हो, ऐसा विशेषण बनता हो, तो उसे आश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रधान उपवाक्य मानेंगे और दूसरे को आश्रित क्रिया विशेषण के रूप में मानेंगे। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा यहाँ पर कहने का मतलब। आगे देखिए आप, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यहाँ पर इसको आप क्या समझ रहे हो बच्चों, बताइए आप क्या समझ रहे हो इससे। अच्छी तरह पढ़कर देखिए आप इसको कि इसमें लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। क्या समझ रहे हो बच्चों कि सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया। बुक में देख रहे हो बच्चों सभी, यानी आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो आपके पास बुक खुली होनी चाहिए और फिर उसमें से देखते हुए आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य क्या बन रहा है, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। तो यहाँ पर आया कौन, ये आदमी। सहसा एक दड़ियल आदमी आया, तो यानी ये क्रिया सबसे, यानी जो पहले जो सबसे जो प्रधान वाक्य बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। तो यहाँ तक हो गया। तो उसके आने की बात है ना, उसके आने के बाद में जो नज़र आ रहा है वो तो उसके बाद में नज़र आएगा ना। तो उसके आगे उसमें हमें आश्रित विशेषता क्या नज़र आ रही है, उसकी आंखें लाल। यानी जो आदमी आया उसकी विशेषता क्या है, उसकी आंखें लाल थी। और आश्रित अगर उसकी और अगर देखी जाए तो उसकी अंतिम मुद्रा है कठोर, वो भी उसमें नज़र आ रही है, वो भी क्या आ रही है, उसकी विशेषता, फिर उसकी विशेषता और नज़र आ रही है। तो यानी कि जो इसका अर्थ बनेगा ये भी एक विस्तृत वाक्य है या कोई मिश्र वाक्य है जिसमें एक दड़ियल आदमी आया। तो प्रधान उपवाक्य, तो हम इसको क्या मानेंगे, प्रधान उपवाक्य। क्या मानेंगे, प्रधान उपवाक्य। और उसके बाद में जो उसकी क्रियाएं नजर आ रही है, विशेषता नजर आ रही है, वो तो यहाँ पर क्रिया न होकर सभी हमें विशेषता नजर आई। उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा थी कठोर। तो ये सारी क्या कहलाएगी, विशेषण या आश्रित विशेषण उपवाक्य। तो क्या आएगा, आश्रित विशेषण उपवाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ कहने का मतलब। तो समझ में आया आपको। आगे देखिए, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। गया ने क्या कहा, नहीं ये बैल ने क्या कहा हीरा ने, कि गया के घर से नाहक भागे, यानी ऐसे ही हम ऐसे ही भाग निकले उसके घर से। तो बच्चों यहाँ पर प्रधान उपवाक्य का है, यानी हीरा का कहना। तो प्रधान यही है ना कि ये प्रधान हीरा ने कहा, तो ये मेरा एक प्रधान उपवाक्य। बाकी की जो आगे क्रिया हो रही है तो उसका कहने का मतलब है वो तो आगे ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर गया के घर से नाहक भागे, यानी यहाँ पर गया के घर से, तो घर है, गया है, तो ये क्या है, दोनों संज्ञा शब्द। यानी कि जो दोनों की बात कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहा है, गया और उसके घर से कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। क्योंकि कोई भी अगर नाम होता है या तो स्थान होता है या किसी की जाति हो, तो इस तरह की अगर बात आए तो वो क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आश्रित संज्ञा
उपवाक्य, यानी जो वाक्य उपवाक्य है वो संज्ञा के आधार पर है, क्योंकि गया और उसके घर की बात कर रहा है वो, यानी जो क्रिया जो हो रही है वो गया और घर से हो रही है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द बन जाएंगे और आश्रित रूप में लिख लेंगे, आश्रित मतलब उपवाक्य हो जाएगा ये। तो समझ में आया बच्चों आपको? आगे चलते हैं हम गया के अंदर। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यानी यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या हो रहा है? बिकना। तो बिकेंगे कब? यानी क्रिया क्या हो रही है? बेचने की। तो जो मैं जो क्रिया है तो वो जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि बिकेंगे मैं बेचूंगा तो क्या हो रही है? क्रिया विशेषण। अगर बिकेंगे ना तो वो कौन कहेगा? तो संजय कमल जब कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो बिकना शब्द है वो क्या हो रहा है? जो प्रधान उपवाक्य है वो बन रहा है यहाँ पर। और जो मैं बेचूंगा तो बेचना यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया की विशेषता हो रही है कि मैं बेचूंगा, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता हो रही है, क्रिया की विशेषता नजर आ रही है हमें, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। और तो बिकेंगे तो प्रधान वाक्य है। मान लो कब बिकेंगे? जब वो बेचेगा, कि जब वो बेचेगा तभी तो उसको भी बेच पाएगा ना। बिकेंगे कब? यानी कि बिकना जो है वो किस पर का निर्भर कर रहा है? बेचने पर। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता पर ही उसका प्रधान वाक्य है। तो बिकेंगे, तो बिकेंगे तब जब वो बेचेंगे, यानी उसकी जो आश्रित वाक्य के रूप में जो कहलाएगा वो क्रिया की विशेषता कहलाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। फिर हम चलते हैं 8 नंबर में। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो यानी फिर वही बात, यानी कि जो प्रधानता है वो किस पर निर्भर कर रही है बच्चों? कि मैं बेमारे न छोड़ता, मतलब वो कब नहीं छोड़ता? जब वह उसे पकड़ता। कि अगर वह मुझे पकड़ता, मतलब अगर वो पकड़ लेता ना तो उसकी बाद में अगर होता, अगर वो उसे पकड़ लेता तो उसकी भी क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य कौन सा कहलाएगा? मैं बेमारे न छोड़ता। तो मैं बेमारे न छोड़ता तो मतलब प्रधान वाक्य ये हो जाएगा बच्चों। थोड़ा आपको टुकड़ा जरूर लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर उसके बाद में क्यों आ रहा है, लेकिन हमेशा क्रिया के अनुसार ही, अगर क्रिया विशेषता होती है या कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं तो यानी इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न करते हैं बच्चों, उसी के अनुसार वाक्य की रचना होती है। तो यहाँ पर मैं बेमारे न छोड़ता, कब नहीं छोड़ता? जब उसे पकड़ता। तो सीधी सी बात नजर आ रही है ना। तो पकड़ने की क्रिया की बात हो रहा है, तो यानी कि प्रधान वाक्य है, मतलब तब होता जब उसकी क्रिया विशेषता नजर आती। तो इसके अंदर भी कौन सी हो जाएगी बच्चों? क्रिया विशेषण हो जाएगी। अगर वह मुझे पकड़ता तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगी, यानी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता है ये। अगर वो पकड़ लेता, क्रिया उसकी पकड़ में आ रही है, विशेषता हो रही है, तो उसको एक प्रधान वाक्य की हो रहा है। या वो प्रधान वाक्य है बेमारे न छोड़ता, मतलब यहाँ पर प्रधान वाक्य है कि जब वो बेमारे कब नहीं छोड़ता? जब उसे पकड़ लेता। तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्रिया विशेषण नजर आ रही है ना बच्चों, यानी कि वाक्य के आगे पीछे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधान वाक्य के रूप में हमारा जो दूसरा नंबर का है ये नजर आएगा। प्रधान वाक्य हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना बच्चों? तो समझ में आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं 15 नंबर पर। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग है। कोई 5 मुहावरे छांटिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे पढ़े हैं बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे मुहावरे हैं जो अपने बार बार हमने उसकी ये बात भी की थी कि किस प्रकार से मुहावरों का प्रयोग किया था। जैसे अनेक जैसे मुहावरे आए थे इसके अंदर, बुक में आपने पीछे देखे होंगे। जैसे आए थे ना भाई 9 2 11 होना या भाग जाना, इस तरह से थे। एक था जी तोड़ मेहनत करना, कि किस तरह से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे वो, या ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना भाई मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता। यानी इस प्रकार से अनेक मुहावरे से इस हमारे देह के अंदर आए थे, जिसको पढ़े होंगे गौर से। आप उनको वाक्यों का प्रयोग भी करेंगे बच्चों, वाक्यों प्रयोग करना आपको आता ही है किस तरह करेंगे, अर्थ भी आप लिखेंगे और उनको
5 ऐसे वाक्य लिखकर आप छांट कर लिखेंगे जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी मोस्ट होंगे, और आपके आगे जब कक्षा टेस्ट यानी आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे संडे को, उसमें भी आपको ये वर्क दिया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह से इनको लर्न रखेंगे, हम नोटबुक के अंदर भी करेंगे, ज़्यादा वर्क भी तो नहीं है बच्चों। तो इस तरह से आप ये सब वर्क करेंगे। आगे हम देखते हैं पाठ्येतर सक्रियता, यानी पाठ के अनुसार अगर आपको क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन संबंधित रचनाएं ढूंढ कर पढ़ेंगे, तो फिर कक्षा में इसके आप चर्चा करेंगे कि जानवर किस प्रकार से मान इस तरह से होते हैं, कहानी में आपने पढ़ी होगी। और शब्द संपदा, तो शब्द संपदा मतलब शब्दार्थ तो पीछे आप पढ़ते आए थे। तो ये बच्चों आपको लर्न करना है, इनको लिखोगे नहीं, आपको केवल लर्न करना है। क्या करना है, लर्न करना है, ये आपको याद रखना है, इसको रिटर्न नहीं करोगे, याद कर लेना। एग्ज़ाम में टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इनको अच्छी तरह से मेहनत करते हुए पढ़ना। 3 शब्द आपको दे रखे हैं, तो आप याद करोगे इनको। आपके जो ग्रामर थे उनके क्वेश्चन जो आपको जो बोले हैं, तो 5 वाक्य आपको जो निपात शब्द है उनके रूप में लिखने हैं। और रचना के आधार पर बात की जाए तो आप इनको केवल पढ़ोगे। जो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको नोटबुक में नहीं करना, ये नोटबुक में आपको नहीं करना है। केवल 30 नंबर प्रश्न था पीछे वाला, जिसमें 5 वाक्य लिखने हैं, वो आपको ज़रूर लिखने हैं। और 15 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, जिसमें 5 मुहावरे छांट कर लिखने हैं और प्रयोग करना है। और शब्द संपदा की बात की जाए तो आप इसे लर्न करोगे, केवल आपको नोटबुक के अंदर नहीं लिखना। तो आपको समझ में आ गया होगा। कल हम आगे अध्ययन करेंगे क्रमानुसार आगे। और आपको वेडनेसडे को आपकी नोटबुक स्कूल के लिए भेजना है, जहाँ से आपको चेक करके वापस कर दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क कंप्लीट मिलना चाहिए। और अब की बार सभी बच्चों की नोटबुक आपकी निश्चित रूप से विद्यालय में आने ही चाहिए, नहीं तो आपको फिर कॉल की जाएगी आपके पेरेंट्स को, आपके घर पर सूचना भेजी जाएगी कि आपकी नोटबुक क्यों नहीं आ रही है, इसका रीज़न पूछा जाएगा। तो आप कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे आप कोई भी बहाना, अपनी नोटबुक अपना वर्क कंप्लीट करते हुए स्कूल के लिए भेजेंगे। जय हिंद।